हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। माय नेम इज़ रुखसार और हम पढ़ रहे थे स्ट्रक्चरल एनालिसिस, जिसमें हमने फर्स्ट एंड सेकंड मेथड कर लिया था, कंप्लीट कर लिया था, उसके कॉन्सेप्ट समझ लिए थे और उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हमने किया है। अगर आप लोगों ने वो सेशन नहीं देखा है तो उसे बिल्कुल कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम सबसे फर्स्ट, आज हमारा कंटेंट क्या होगा कि हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसको हम दोनों मेथड से सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, दोनों मेथड से सॉल्व करके देखने से क्या होगा कि हमको डिफरेंस हो जाएगा और जो इसका जो कॉन्सेप्ट होगा वो हम क्लियरली एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, और क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड भी कंप्लीट करेंगे। तो डिटर्मिनेसी में टोटल 4 मेथड्स थे। फर्स्ट मेथड में हमने जॉइंट मेथड पढ़ा, सेकंड में क्या पढ़ा था, ओपन ट्री मेथड, और थर्ड क्या था, थर्ड और फोर्थ वो आज हम इस सेशन में करेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम क्या करते हैं कि आज एक क्वेश्चन करके देखेंगे और इस क्वेश्चन को मैं दोनों मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगी, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड से। ठीक है, तो क्वेश्चन नोट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डायग्राम बना लिया है और इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे कैलकुलेट करना है डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड मेथड। ठीक है, कंप्यूट डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी with the help of first and second method। ठीक है, हमको क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड मेथड से इसमें डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी कैलकुलेट करनी है, जिससे हमको क्या होगा, एक डिफरेंस मिल जाएगा और एक बहुत अच्छा इसका आइडिया होगा कि हम यहाँ पे अगर किसी को कुछ डाउट भी होगा तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करती हूँ फर्स्ट मेथड से। फर्स्ट मेथड से यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट मेथड, तो फर्स्ट मेथड में मैंने क्या बताया था प्रीवियस लेक्चर में कि मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है डीएस, मींस डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी एट एवरी जॉइंट, एट एवरी जॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑफ द स्ट्रक्चर। इसके बाद क्या बताया था, इन सारे जॉइंट्स का जो डीएस मैं कैलकुलेट करूंगी उसको क्या कर दूंगी, सम कर दूंगी, सम ऑफ डीएस ऑफ ऑल जॉइंट्स। ठीक है, और एक तीसरी बात मैंने क्या बताया था कि अगर इस कंडीशन में, फर्स्ट मेथड में कहीं पे भी अगर हमको एक फ्री एंड मिलता है ओवरहैंगिंग का, तो हम उसको क्या मानेंगे, एक जॉइंट कंसिडर करेंगे। कंसिडर फ्री एंड ऑफ द ओवरहैंगिंग मेंबर एज फ्री एज जॉइंट। ठीक है, एज जॉइंट। तो हमको ये तीन चीज जो है, तीन बातें जो है अच्छे से हमको पता होनी चाहिए थी। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, चलो इसमें सॉल्व करते हैं और इसके हर एक जॉइंट पे मैं क्या कैलकुलेट करूंगी, डीएस कैलकुलेट करूंगी। तो सबसे फर्स्ट चलते हैं जॉइंट ए पे। जॉइंट ए पे कैलकुलेट करने के लिए मैंने क्या बताया था, सबसे फर्स्ट इसमें क्या ऐड होता है, सपोर्ट रिएक्शन। एक फिक्स जॉइंट है, यहाँ पे टोटल 3 नंबर ऑफ यहाँ पे रिएक्शन आएंगे, प्लस इससे कनेक्टेड मेंबर्स कितने हैं, मैंने ये बोला था देखने के लिए। तो जॉइंट ए पे कितने मेंबर्स कनेक्टेड है, तो सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर ही कनेक्टेड यहाँ पे है। तो मैंने क्या किया, इसे कंसिडर किया जॉइंट ए के लिए और यहाँ पे मैंने कर दिया क्रॉस। इससे क्या पता चलेगा कि मैंने इसे कंसिडर कर लिया है। प्लस यहाँ पे मैंने क्या किया, 3, इसको कंसिडर करके मीन्स मैंने यहाँ पे क्या किया, इस बीम मीन्स इस मेंबर का मैंने इंटरनल फोर्सेस जो है वो यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये क्या था, सपोर्ट रिएक्शन प्लस इंटरनल फोर्सेस माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, माइनस कर दिया 3। तो ये निकल के कितना आ जाएगा वैल्यू इसका, ds इज इक्वल टू 3 जॉइंट ए के लिए। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे,
एच पे चलते हैं और एच पे डीएस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन है कि सपोर्ट जो है वो क्या है, फिक्स्ड जॉइंट है। तो मैंने क्या किया, सपोर्ट का 3 ऐड कर दिया, प्लस यहाँ से कनेक्टेड मेंबर कितने हैं, एक ही है, जो कि क्या है, एच से जी। तो मैंने इसे भी कंसिडर कर लिया फॉर दिस जॉइंट। और ये यहाँ पे मैंने क्या किया, +3। क्यों, क्योंकि इसमें इंटरनल जो फोर्सेस होंगे वो 3 होते हैं। हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ा है कौन कौन सा होता है, एक्सियल फोर्स, शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और इसको मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 2D के कंडीशन में कितने होंगे, 3 होंगे। तो ds इज इक्वल टू यहाँ पे भी कितना निकल के आ जाएगा, 3। ठीक है, यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद चलते हैं जॉइंट जे पे। जॉइंट जे पे देखिए कि यहाँ पे हमारा सपोर्ट क्या है, सपोर्ट एक फिक्स्ड बीम है, सॉरी फिक्स्ड एंड है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस यहाँ पे मैंने इसे क्या किया, कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पे इसके इंटरनल फोर्सेस को मैंने ऐड किया, माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ये -3 किया। टोटल कितना हो जाएगा, ds इज इक्वल टू 3। ठीक है, ये सेम इसकी वैल्यूज आ रही है जैसे कि ए की आई थी, एच की आई थी और जे, और एफ के कंडीशन में भी यही आएगा। ठीक है, तो ds इज इक्वल टू 3 प्लस कंसिडर किया 3 किया, माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखा और ds इज इक्वल टू कितना आया, 3। तो ds इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद चलते हैं हम लोग जॉइंट बी पे। जॉइंट बी पे, ठीक है, तो जॉइंट बी पे देखते हैं ds। क्या यहाँ पे कोई हमको सपोर्ट मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, यहाँ पे कोई सपोर्ट नहीं है, मैंने किया 0। ठीक है, इसके बाद इंटरनल फोर्सेस के लिए सबसे फर्स्ट हम जॉइंट में देखेंगे कि क्या यहाँ पे कितने मेंबर्स वहां पे मीट कर रहे हैं। तो इस जॉइंट बी पे टोटल 3 मेंबर्स जो है मीट कर रहे हैं, और जिसमें से जो फर्स्ट मेंबर था ए बी, वो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है जॉइंट ए के लिए। तो मुझे क्या करना होगा, बी से जी का जो मेंबर है वो कंसिडर करना होगा, और बी से लेके सी का जो मेंबर है वो कंसिडर करना होगा। तो कितना हो जाएगा, 3 + 3, इसके इंटरनल फोर्सेस यहाँ का 3 और यहाँ का 3 कितना हो जाएगा, टोटल 6 इंटरनल फोर्सेस हो जाएंगे। फिर क्या किया मैंने, माइनस साइन लगाया, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम से माइनस करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है, 3 होता है, माइनस कर दिया 3। तो ds की वैल्यू एट जॉइंट बी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे 3 आ गया। अब चलते हैं जॉइंट जी पे। अब जॉइंट जी पे यहाँ पे कोई हमको सपोर्ट देखने को नहीं मिल रहा है, वो समझ में आ गया कि वो 0 लेना है। लेकिन इंटरनल फोर्सेस कितना लेंगे, यहाँ पे भी कितने मेंबर्स मीट कर रहे हैं, 1 2 और ये 3, जिसमें से 2 जो मेंबर्स है वो ऑलरेडी कंसिडर हो चुके हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एक मेंबर ही यहाँ पे कंसिडर करना होगा। तो मैंने क्या किया, ds इज इक्वल टू 0, सपोर्ट रिएक्शन 0 प्लस इस मेंबर को मैंने किया क्रॉस, क्यों, क्योंकि मैं इसे कंसिडर करने वाली हूं। तो वो हो जाएगा 3 माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, -3 किया, तो ds इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, 3 - 3 0। जी पॉइंट पे भी हो गया है, जॉइंट जी भी हो गया है। अब जॉइंट आई पे चलते हैं। जॉइंट आई पे भी हमको कोई सपोर्ट रिएक्शन देखने को नहीं मिल रहा है, तो वो हो जाएगा 0। और यहाँ पे टोटल 3 मेंबर्स जो है वो क्या कर रही है, मीट कर रही है, जिसमें से 2 मेंबर्स ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। तो यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर कंसिडर करेंगे जो कि ई आई मेंबर है, और इसका इंटरनल फोर्स लिख दिया 3, और यहाँ पे मैंने माइनस का साइन लगाया, और वो क्या होगा, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो टोटल ds इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, 0 आ जाएगा। तो b हो गया, g भी हो गया, i भी हो गया। अब e पे चलते हैं, जॉइंट e पे ds इज इक्वल टू सपोर्ट रिएक्शन 0 है, और प्लस किया इक्वेशन ऑफ सॉरी मेंबर फोर्सेस निकालना है। यहाँ पे टोटल कितने मेंबर्स यहाँ पे मीट कर रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे 3 मेंबर्स जो है वो क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे 2 मेंबर्स तो ऑलरेडी कंसिडर हो चुका है। मैं क्या करती हूँ, डी पॉइंट को, डी जो मेंबर है, डी से ई का मेंबर जो है उसे मैं क्या करी, कंसिडर करती हूँ। यहाँ पे लिखा +3, माइनस किया इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो ds इज इक्वल टू ई पे भी कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, इसके बाद 2 जॉइंट्स और बच गए हैं, सी और डी।
सी और डी को भी कैलकुलेट कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए डी एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे प्रेजेंट क्या है, इंटरनल हिंज प्रेजेंट है। तो इंटरनल हिंज से मुझे क्या, आपको आपको क्या याद आना चाहिए, एडिशनल नोन इक्वेशन के का जो कॉन्सेप्ट समझे थे वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कोई सपोर्ट प्रेजेंट नहीं है इसलिए जीरो लगा दिया, प्लस क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कितने मेंबर्स मीट कर रहे हैं, दो मेंबर्स मीट कर रहे हैं, इसको मैंने किया क्रॉस और इसे क्या किया, कंसिडर किया, तो प्लस कर दिया 3। तो ये हो गया कितना, ये हो गया हमारा सपोर्ट रिएक्शन, ये हो गया इंटरनल फोर्स, माइनस इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है, 3 होता है, प्लस एक चीज और क्या बताया था मैंने, एडिशनल नोन इक्वेशन। तो इस कंडीशन पे एडिशनल नोन इक्वेशन के लिए कैसे कैलकुलेट करने वाले हैं, एडिशनल नोन इक्वेशन, नोन इक्वेशन कितना होता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, m-1। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं यहाँ पे कनेक्टेड, एक और ये दो, तो क्या करेंगे 2 - 1 इज इक्वल टू 1। तो ये किसके लिए हो जाएगा, जॉइंट सी के लिए भी 1 होगा और जॉइंट डी के लिए भी 1 होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी दो ही मेंबर्स कनेक्टेड है, तो यहाँ पे भी अगर सेम में फॉर्मूला लगा हुआ m-1 का, तो 2 - 1 किया तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 1 होगी। तो मैं क्या करूंगी यहाँ पे, अब यहाँ पे एडिशनल नोन इक्वेशन को ऐड कर देंगे, ये कर दिया ऐड, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 - 4 इज इक्वल टू -1, तो डी एस इज इक्वल टू -1। इसकी वैल्यू माइनस में भी आ सकती है ना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इसकी वैल्यू माइनस में क्यों आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एडिशनल हमारे पास इक्वेशन ज्यादा है, मतलब नोन वैल्यू ज्यादा है और हमको कैलकुलेट जो करना है वो कितने, वो जो फोर्सेस है वो क्या हो गए, कम हो गए हैं, इसलिए वो माइनस में आ रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं डीएस निकालते हैं, डी पॉइंट पे सपोर्ट रिएक्शन 0 है। अब यहाँ पे तो हमारे पास कोई इंटरनल मेंबर्स भी नहीं है, क्यों, क्योंकि डी जो था वो सी और डी एक मेंबर था और डी से ई एक मेंबर था, और दोनों के दोनों मेंबर्स पहले ही कंसिडर हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास इंटरनल फोर्स भी कुछ नहीं है, मीन्स हमको हमने क्या कर दिया, 0 कर दिया। अब इसके बाद माइनस लगाया मैंने और इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कितना होता है, 3 होता है, प्लस कर दिया यहाँ पे एडिशनल नॉन इक्वेशन किसके कारण, इंटरनल हिंज के कारण। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 आई थी, मैंने कर दिया 1। तो ये क्या हो जाएगा, डी एस इज इक्वल टू -4, ठीक है, -4। तो हमने हर एक जॉइंट पे कैलकुलेट कर लिया डीएस, ठीक है। इसका जो मैंने स्टेप्स बताया था ये देखिए यहाँ पे नीचे है, क्या बताया मैंने, डीएस निकालना है एट एवरी जॉइंट ऑफ द स्ट्रक्चर। तो हमने हर एक जॉइंट, टोटल 10 जॉइंट थे और हमने 10 जॉइंट पे डीएस की वैल्यू जो है क्या किया, कैलकुलेट कर लिया। अब सेकंड स्टेप क्या बोल रहा है कि हमको क्या करना है, सम करना है, सम ऑफ डीएस ऑफ ऑल द जॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, इसको सम करते हैं। तो सम जो होगा वो क्या होगा, डीएस जो होगा वो क्या होगा, टोटल डिग्री ऑफ, टोटल डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है। तो डीएस टोटल कैसे निकालेंगे, सारे पॉइंट का जो डीएस आ रहा है उसको क्या करेंगे, ऐड करके। तो सबसे पहले देखते हैं, ऐसे चलते हैं, ठीक है। 3 3 3 और 3, ठीक है, टोटल कितने बार, 4 बार 3 है, सॉरी। तो क्या किया, 3 + 3 + 3 + 3, ठीक है, प्लस इसके बाद, इसके बाद चलते हैं, 3 है, 0 0 0, सिर्फ 3 आएगा, ठीक है, सिर्फ 0 सिर्फ 3 आएगा, यहाँ पे लिख लिया 3 प्लस प्लस ऊपर वाले जॉइंट्स में क्या आया था, इसका वैल्यू देख लेते हैं, -1 और -4, ठीक है, -1 और -4, ठीक है, -1 एंड -4, ठीक।
तो टोटली कितना हो जाएगा 12 प्लस 3 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 5 इज इक्वल टू 10। तो ds की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई, इसकी वैल्यू आ गई 10। तो ये हमने कैसे सॉल्व किया है, फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया है, थोड़ा टाइम टेकिंग था बट इसमें इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 10 आ रही है। अब इसी सेम क्वेश्चन को अगर मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करूं तो देखते हैं ds की वैल्यू क्या आएगी और हमको कितना टाइम लगने वाला है। ठीक है, हमको टाइम कितना लगेगा, तो लिख लेते हैं सेकंड मेथड। डायग्राम फिर से बना लेते हैं। यहाँ पे क्या था, इंटरनल जॉइंट, इंटरनल हिंज प्रेजेंट था और यहाँ पे था फिक्स्ड, यहाँ पे भी था फिक्स्ड एंड, ये भी है फिक्स्ड एंड और ये भी क्या था फिक्स्ड एंड था। ठीक है, ये मैंने क्या दिया था A B C D E F G H I और ये J। ठीक, अब सेकंड मेथड में मैंने क्या क्या बताया था, मैंने बोला था सबसे पहले कि मुझे इस स्ट्रक्चर को ऐसे इस पे कट लगाना है कि वो क्या बन जाए, एक ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहे जिसमें कोई भी मुझे एक भी क्लोज्ड लूप ना मिले। ठीक है, और एक बात और बताई थी कि मुझे हर एक ट्री का सिर्फ और सिर्फ एक रूट ही चाहिए, है ना, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रूट चाहिए एक ट्री में। दूसरी बात क्या कि मुझे क्लोज लूप नहीं चाहिए। और तीसरी बात मैंने बताया था कि जब मैं कट लगाऊं तो कोई भी मेंबर जो है वो फॉल ऑफ ना करे, मतलब वो गिरे नहीं। ठीक है, तो इस चीज को मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ कि मैंने क्या क्या बताया था। सबसे पहले मैंने बताया था क्या कि ट्री मस्ट हैव वन रूट ओनली, वन रूट ओनली। ठीक है, सेकंड बात क्या बताया था, सेकंड मैंने बताया था आफ्टर अप्लाइंग कट, आफ्टर अप्लाइंग कट no branches should fall off। ठीक है, और तीसरी बात क्या बताया था, यहाँ पे मुझे क्लोज लूप नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कोई भी यहाँ पे क्या चाहिए, क्लोज लूप मुझे नहीं चाहिए। अब इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर मैं इसको सॉल्व करूं, अच्छा हाँ, और इसका फॉर्मूला भी तो मैंने बताया था कि फॉर्मूला क्या होगा इसका, ds इज इक्वल टू 3c माइनस r डैश। ठीक है, ये चीज भी ये मेन फॉर्मूला होगा इसका, और इस फॉर्मूले की हेल्प से हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। c क्या बताया था, नंबर ऑफ कट्स required to make a joint determinate। ठीक है, जॉइंट नहीं, इसको इरेज कर लेते हैं, टू मेक अ स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट। ठीक है, टू मेक स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट। ठीक है, और यहाँ पे आर डैश की वैल्यू, आर डैश मैंने क्या बताया था, नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड टू मेक अ जॉइंट रिजिड। ठीक है, मुझे क्या करना है, हर एक जॉइंट को रिजिड करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर डैश क्या होगा, नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट्स required to make joint rigid। ठीक है, rigid। तो इस मेथड में मुझे कुछ बातों का ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीजें हैं, पहला कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक रूट चाहिए एक ट्री में,
ठीक है। अगर जब मैं इसको कट करूं तो इस तरीके से कट करूं कि उस ट्री में सिर्फ और सिर्फ मुझे कैसा मिले, एक रूट ही मिले। दूसरी बात क्या बताया कि वहां पे कोई भी ब्रांच जो है फॉल ऑफ नहीं करना चाहिए, जब मतलब मुझे ऐसे कट करना है कि वहां पे कोई भी ब्रांच कट ना हो जाए और वो गिर ना जाए, ठीक है। और तीसरी बात क्या कि मुझे कोई भी क्लोज लूप नहीं चाहिए। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मुझे उस स्ट्रक्चर का हर एक जॉइंट कैसा चाहिए, रिजिड जॉइंट चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बना ले, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इन सारी चीजों को अप्लाई करते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन में और इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या जॉइंट ए, एच और जे और एफ, ठीक है, टोटल 4 जॉइंट यहाँ पे क्या है, पहले से ही रिजिड जॉइंट हमको दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पे आर डैश की वैल्यू जो है वो क्या करनी होगी, 0 लेनी होगी। मतलब मुझे यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रेनमेंट की रिक्वायर्ड नहीं है इस जॉइंट को रिजिड बनाने के लिए, वो ऑलरेडी क्या है, रिजिड है। अच्छा, अब कंफ्यूज मत होना रिजिड और फिक्स्ड में, ठीक है ना। रिजिड जॉइंट बोलूं या फिर फिक्स्ड बोलूं, बात एक ही है ना। क्यों? क्योंकि ये दोनों जॉइंट ऐसा होता है जो मूव नहीं करना चाहिए, ना तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ना ही वर्टिकल डायरेक्शन में, और ना ही इसमें कोई रोटेशन आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको रिजिड जॉइंट बोलूं या फिर फिक्स्ड, बात एक ही होगी, है ना। फिर यहाँ पे चल पे जॉइंट बी, जी, आई और ई, ये ऑलरेडी कैसा जॉइंट है, एक रिजिड जॉइंट है, ठीक है। फ्रेम कैसा होता है, एक फ्रेम ऐसा होता है जिसमें सारे के सारे जॉइंट्स कैसे होने चाहिए, रिजिड जॉइंट होने चाहिए। बट हमें इस मेथड में क्या करना था कि अगर कोई एक ऐसा जॉइंट है जो रिजिड नहीं है तो उसे मुझे क्या बनाना पड़ेगा, रिजिड जॉइंट बनाना पड़ेगा। अब देखिए जॉइंट सी और जॉइंट डी, ये हमको एक रिजिड जॉइंट नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंटरनल, यहाँ पे इंटरनल हिंज जो है प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मुझे कुछ एडिशनल, यहाँ पे मुझे कुछ एडिशनल इक्वेशन या फिर एडिशनल रोटेशन या क्या बोल सकते हैं, एडिशनल रिएक्शंस जो है वो अप्लाई करना होगा टू मेक दिस जॉइंट एज अ रिजिड, ठीक है। तो वो कैसे निकालते हैं एडिशनल इक्वेशन, m-1 से टोटल मेंबर्स कितने कनेक्टेड है, 2। तो क्या किया यहाँ पे 2 - 1 किया, इज इक्वल टू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। सेम यहाँ पे होगा जॉइंट डी पे, यहाँ पे भी एडिशनल इक्वेशन कितनी होगी, m-1 किया, यहाँ पे भी क्या है, m क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कनेक्टेड टू दिस जॉइंट इज 2। तो क्या किया, 2 - 1 किया, इज इक्वल टू कितना निकल के आ गया, 1। तो यहाँ पे मुझे एक एडिशनल इक्वेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके जो ये जॉइंट होगा वो कैसा जॉइंट होगा, रिजिड जॉइंट होगा। और सेम इस जॉइंट डी पे भी मुझे एक एडिशनल इक्वेशन ऐसा लगाना होगा जिससे वो क्या बन जाए, एक रिजिड जॉइंट बन जाए। तो यहाँ पे अब जो फॉर्मूला था ds इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश का, तो यहाँ पे जो आर डैश है वो कितना हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे तो 0 लगेगा, यहाँ पे मुझे कहीं पे रिक्वायर्ड नहीं है, बट सी और डी पे रिक्वायरमेंट है। इसलिए मैं क्या करूंगी, नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड टू मेक दिस फ्रेम एज अ रिजिड जॉइंटेड, तो कितना करेंगे हम, 1 + 1 इज इक्वल टू 2। तो आर डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। इसके बाद चलते हैं सी पे, मीन्स नंबर ऑफ कट्स। अब नंबर ऑफ कट्स हमको कितने लगाने पड़ेंगे जिससे ये स्ट्रक्चर एक कैसा बन जाए, एक ओपन ट्री लाइक स्ट्रक्चर बने, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं नंबर ऑफ कट्स कितने कितने अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक रूट अगर मैं इसको एक एज अ रूट कंसिडर करूँ तो इससे मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके ब्रांच को अलग करना पड़ेगा, और यहाँ पे अलग कर दिया, ठीक है। अच्छा, कंसिडर जब कर रहे थे तो सिर्फ एक मैं क्या कर रही थी, क्रॉस लगा रही थी। बट अगर मैं कट लगा रही हूँ तो उससे क्या कर रही हूँ, दो दो लाइन से कट करके बता रही हूँ जिससे क्या हो, कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कट लगाया और एक यहाँ पे कट लगाया, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमको एक ट्री मिल रहा है और इसके एक ब्रांचेस हमको यहाँ पे मिल जाएंगे। इसके बाद देखते हैं ये एच, जो जॉइंट एच है, ये क्या बनेगा, हमारा एक रूट बन जाएगा, और इससे एक ब्रांच मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया। और यहाँ पे ये ऑलरेडी अलग हो चुका है, ठीक है। तो ये इसमें सिर्फ खाली मैं अगर 2 ही कट लगाऊंगी तो ये एक अलग डिवाइड हो जाएगा और एक अलग एज अ ट्री जो है वो कैसा लगेगा हमको, ओपन ट्री स्ट्रक्चर। तो अगर मैं इसको इरेज करके दिखाऊं तो ये इस तरीके से हो जाएगा, अलग अलग ब्रांचेस, ठीक है। और इसपे कोई भी ब्रांच जो है वो क्या हो रहा है, फॉल ऑफ नहीं कर रहा है,
कोई भी ब्रांच जो है वो नहीं गिरेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये एक सेक्शन दिख रहा है, ये दूसरा, फिर ये थर्ड, और ये क्या है, फोर्थ सेक्शन दिख रहा है। तो मुझे कितने नंबर ऑफ कट्स की रिक्वायरमेंट हुई? ठीक है, मुझे कितने नंबर ऑफ कट्स की रिक्वायरमेंट हुई? 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 कट्स की यहाँ पे क्या हुई, रिक्वायरमेंट है टू मेक द स्ट्रक्चर डिटर्मिनेट। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में चलते हैं। जो मैंने फॉर्मूला लिखा था, डी एस इज इक्वल टू 3c माइनस आर डैश। ठीक है, इस फॉर्मूले में हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, तो डी एस इज इक्वल टू 3 इंटू सी की वैल्यू क्या होगी, 4 माइनस आर डैश की वैल्यू 2, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। बहुत ही कम सॉल्यूशन करके, बहुत ज्यादा स्टेप्स इसमें फॉलो नहीं करना है, और ये हमको सही आंसर जो है मिल गया है। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड में भी हमारा आंसर कितना था, 10 था, और सेकंड मेथड से भी जब हम सॉल्व करें तो भी हमको यहाँ पे कितना आ रहा है, डी एस इज इक्वल टू 10 आ रहा है। तो दोनों ही मेथड बहुत अच्छे हैं, बट टाइम टेकिंग है। कौन सा, फर्स्ट मेथड, और सेकंड मेथड में क्या होगा, जल्दी बन जाएगा, लेकिन हमें जो नंबर ऑफ कट्स है इसका प्रॉपर जो है ध्यान देना होगा कि हमको कट कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, हमको कट कैसे अप्लाई करना है इस बात का बहुत अच्छे से केयर करना पड़ेगा। तो इसके बाद अब आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा मेथड 3। ठीक है, थर्ड मेथड और फोर्थ मेथड। तो आज के सेशन में इसको कंटिन्यू करते हैं और हेडिंग डालते हैं थर्ड मेथड ऑफ indeterminacy of frame। ठीक है, थर्ड मेथड। अब इस मेथड में हमको क्या करना है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको समझना है। सबसे पहला, देखो कंफ्यूज नहीं होना है। सबसे पहली बात, ds इज इक्वल टू कैसे कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस माइनस नंबर ऑफ नोन फोर्सेस। ठीक है, इस बात को मैं लिख देती हूँ, और इसके फॉर्मूले की ही हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इसका फॉर्मूला निकालेंगे जो कि थर्ड मेथड में आने वाला है। ds इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस या फिर रिएक्शन। ठीक है, माइनस नंबर ऑफ नोन इक्वेशंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ नोन इक्वेशंस में ही तो हम यूज कर रहे थे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास नोन था जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें कि किसी स्ट्रक्चर में स्ट्रेसेस जो आएगा वो एक मेंबर, जैसे हमने जब मेंबर कट करके देखा था, जैसे कि मैं अगर डायग्राम बनाऊं, अगर ये कोई फ्रेम था और जब मैंने यहाँ पे कट लगाया था, तो कट लगाने के बाद मुझे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी देखने को मिली थी, टोटल नंबर ऑफ फोर्सेस कितनी देखने को मिली थी, टोटल 3 देखने को मिला था, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल और एक रोटेशन। मतलब कि 3 जो है वो हर एक मेंबर पे आने वाला इंटरनल फोर्स है। ठीक, तो इस बात को लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ इंटरनल फोर्स in each member is equal to 3। ठीक है, तो अगर किसी फ्रेम में नंबर ऑफ मेंबर्स 10 है तो वहां पे इंटरनल फोर्सेस कितने हो जाएंगे, टोटल 30 हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूं कि किसी फ्रेम में टोटल m नंबर ऑफ क्या है, मेंबर्स है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना है, अगर m है तो टोटल इंटरनल फोर्सेस कितने हो जाएंगे, टोटल
इंटरनल फोर्सेस ऑफ द स्ट्रक्चर। क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 इंटू एम। ठीक है, मैंने क्या करा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया। ठीक, इसके बाद अब क्या था, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस। तो अननोन फोर्सेस में एक इंटरनल फोर्स होता है और दूसरा क्या होता है, सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, सपोर्ट रिएक्शंस मतलब क्या, इसके एंड में आने वाला, इसका जो एंड होगा, इसके एंड में जो आने वाले रिएक्शंस होंगे, इसे ही हम क्या बोलते हैं, सपोर्ट रिएक्शंस। यहाँ पे जो सपोर्ट है, यहाँ पे टोटल रिएक्शंस कितने मिलने वाले हैं। तो हमको जब निकालते हैं अननोन अननोन फोर्सेस, तो वहां पे दो चीज कंसिडर होती है। पहला क्या, मेंबर फोर्स, दूसरा क्या होता है, सपोर्ट रिएक्शंस। ठीक है, तो मैं बोलूं कि नंबर ऑफ सपोर्ट रिएक्शंस इज इक्वल टू स्मॉल आर। ठीक, स्मॉल आर। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस क्या क्या हो जाएगा, इंटरनल फोर्सेस प्लस सपोर्ट रिएक्शन। तो इंटरनल फोर्सेस कितना था, 3m प्लस सपोर्ट रिएक्शन कितना आया, r। तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस हो गया 3m प्लस r। इसको दिया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, सॉरी, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस एट ईच जॉइंट कितना होता है, 3। ठीक है, अभी जो नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशंस होता है वो एक कैसा इक्वेशन है, कैसे, ये इसको हम क्या कहते हैं, नॉन इक्वेशंस बोलते हैं। ठीक है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, नॉन इक्वेशंस बोलते हैं, जिसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो ये जो इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो होगा हर एक जॉइंट पे, वो कितना होगा, 3 होगा। जिसमें मैंने क्या क्या बताया था, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड मोमेंट अबाउट z डायरेक्शन इज इक्वल टू 0। ये टोटल 3 होते जो मैंने लिख दिया। ठीक है, तो अगर किसी फ्रेम में टोटल 10 जॉइंट है, अगर किसी फ्रेम में टोटल नंबर ऑफ जो जॉइंट्स है वो कितने हैं, 10 है, तो वहां पे टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन कितने हो जाएंगे, 3 इंटू जो नंबर ऑफ जॉइंट्स है वो कर देंगे, मतलब 30। ठीक है, तो इस बात को कैसे लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑफ द स्ट्रक्चर। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 इंटू जे, मीन्स जे क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो लिख लेते हैं जे क्या है, वेयर जे इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स क्या है, जे है। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम 3 इंटू जे। ठीक है, जे क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स, और 3 क्या है, नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन एट ईच जॉइंट। कौन कौन सा होता है, समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0 एंड समेशन एम जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब एक चीज और हम लोग पढ़े थे, नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन ड्यू टू इंटरनल हिंजेस। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, वो भी कंसिडर करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि वो भी एक नॉन एडिशनल इक्वेशन होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन एडिशनल इक्वेशन किसके कारण होगा, ड्यू टू इंटरनल हिंजेस स्लैश, और क्या हो सकता है, गाइडेड
गाइडेड रोलर और या तो फिर रोलर सपोर्ट, ठीक है, रोलर्स। तो इसके कारण जो भी नंबर ऑफ नॉन एडिशनल इक्वेशन आने वाला है उसको मैंने शो किया एक्स से, ठीक है, एक्स से। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ टोटल नॉन इक्वेशंस कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ नॉन इक्वेशंस, नॉन इक्वेशंस कितना हो जाएगा, 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट ईच जॉइंट मींस टोटल नंबर ऑफ जॉइंट्स प्लस ये x, ठीक है, ये इनटू का साइन है, इसको कंफ्यूज नहीं होना, ये इनटू का साइन है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कर दिया इनटू, ठीक है, इनटू j प्लस x। तो ये इसका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 3j प्लस x। तो टोटल नंबर ऑफ नॉन इक्वेशन, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 जो हमने बनाया था वो क्या था, टोटल नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस जो कि कितना आया 3m प्लस r, और टोटल नंबर ऑफ नोन फोर्सेस कितना आया 3j प्लस x। तो मैंने क्या बताया था स्टार्टिंग में ही कि जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होती है वो क्या होती है, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस माइनस नंबर ऑफ नोन इक्वेशन। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं, इसको माइनस करने वाले हैं, माइनस कर देते हैं, ds इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू 3m प्लस r माइनस 3j प्लस x, ठीक है, वेयर कौन से केस में, लेकिन ये कौन से केस के लिए, ये 2 डायमेंशन केस के लिए, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर डाल के डाल देते हैं 2D, ठीक है, वेयर ये चीज समझ में आ रही होगी, ये क्या था, नंबर ऑफ अननोन फोर्सेस 3 इंटू एम जो कि इंटरनल फोर्सेस बता रहा था, प्लस आर क्या था, एक सपोर्ट रिएक्शंस था। टोटल यहाँ पे अननोन फोर्सेस कितने हो गए 3m प्लस आर, जिसको हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, माइनस हमारे पास नॉन इक्वेशंस कितने हैं, तो ये इक्विलिब्रियम इक्वेशन है, टोटल कितना है 3 है, इंटू क्या किया j मीन्स टोटल नंबर ऑफ जॉइंट पे, अगर एक जॉइंट पे अगर 3 इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम मिल रही है हमको, तो टोटल कितना हो जाएगा 3j प्लस x, क्या होगा, x होगा एक एडिशनल नॉन इक्वेशन जो कि कहाँ पे लगता है, इंटरनल हिंजेस या फिर गाइडेड रोलर या फिर रोलर सपोर्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे, इसके लिए फॉर्मूला क्या बताया था, नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन निकालने का m-1 फॉर 2D, और 3D के लिए क्या बताया था 3m-1, ठीक है। इस कंडीशन में कैसे करते हैं हम लोग, कि जिस डायरेक्शन में इसमें मूवमेंट हो रही है उसको हमको क्या करना है, रोकना है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा नंबर ऑफ एडिशनल इक्वेशन, क्यों, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वैसे भी इसमें रिस्ट्रेनमेंट है, यहाँ पे मूवमेंट भी नहीं हो सकता, बट वर्टिकल डायरेक्शन में ये मूव कर रहा था, इसे ही मुझे रोकने के लिए एक एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है, जो कि मैं यहाँ पे कितना लगाऊंगी 1। और यहाँ पे जो रोलर सपोर्ट है, यहाँ पे मुझे कितने एडिशनल रिक्वायरमेंट की जरूरत है, एक तो ये इस डायरेक्शन में जा सकता है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट इसमें हो रहा था, दूसरा इसमें रोटेशन हो सकता है, बस एक वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता। तो मुझे इन दोनों के दोनों मूवमेंट को रोकने के लिए 2 एडिशनल नॉन इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यही x की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 2, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ठीक है। और इस केस में अगर 2 मेंबर्स है तो 2 माइनस 1 किया तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 1, और अगर 3D का केस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगी x की वैल्यू, है ना, क्योंकि 2 माइनस 1 1 और 1 इंटू 3 3। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें देख लिया हमने। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या करते हैं, नोटेशन डाल देते हैं। m क्या है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स है, नंबर ऑफ मेंबर्स है। इसके बाद r क्या है, r है सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है, सपोर्ट रिएक्शंस, सपोर्ट रिएक्शंस, ठीक है। j क्या है, नंबर ऑफ जॉइंट्स है ना, j क्या है, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ जॉइंट्स है, x क्या है, एडिशनल नॉन इक्वेशन है, नॉन इक्वेशन है, ठीक है। इसको हम लोग नॉन क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे द्वारा जो है क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, तो इसकी वैल्यू हमको या इसका इक्वेशन जो है पहले से हमको नोन होगा, इसलिए x को क्या कहते हैं, नंबर ऑफ या फिर एडिशनल नॉन इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी चीजें देख लिए हैं, कौन से केस में, 2D के लिए। तो अगर ये सेम चीज 3D में हम लोग सॉल्व करें, तो इसको मैं सेकेंड पॉइंट डालती हूँ, और ये 3 डायमेंशन केस है। 3 डायमेंशन के केस में कैसे होगा इसका फॉर्मूला, इसके फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, ds इज इक्वल टू जो 3m था वो कितना हो जाएगा, 6m प्लस r क्या हो जाएगा, सपोर्ट रिएक्शन, माइनस 3j जो था वो कितना हो जाएगा, 6j, और यहाँ पे प्लस हो जाएगा x, ठीक है। तो यहाँ पे 6 क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं किसी मेंबर का 3 डायमेंशन में कितने हो जाते हैं, 6 हो जाते हैं, और नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम इक्वेशन जो यहाँ पे 6 लिखा है मैंने, वो भी 3 डायमेंशन में कितना होता है, 6 होता है। तो इसलिए यहाँ पे मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई किया, और ये जो है किसके लिए हो जाएगा, 3 डायमेंशन केस के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये था हमारा थर्ड मेथड, और इसके बाद हम लोग चलते हैं फोर्थ मेथड पे, और दोनों कंडीशन से, मीन्स दोनों मेथड से हम लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखते हैं फोर्थ मेथड, ठीक है। फोर्थ मेथड ऑफ इंडिटरमिनेसी, ठीक है। ठीक है, और फोर्थ मेथड में हम लोग जानते हैं कि डिग्री ऑफ स्टैटिक डिटरमिनेसी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, DSE प्लस DSI, ठीक है। ये हमको पहले से क्या है, नोन है। ये क्या था, DSE क्या होता है, डिग्री ऑफ स्टैटिक, नहीं, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है। और DSI क्या होता है, DSI के बारे में भी पहले भी हम लोग डिस्कस किए हुए हैं। DSI जो होता है वो होता है डिग्री ऑफ इंटरनल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी, ठीक है। ये हमको पता है। अब हमको ये भी पता है, पहले से हमको नोन है कि जो डिग्री ऑफ स्टैटिक इनडिटरमिनेसी DSE जो होता है, ये किससे रिलेटेड होता है, ये होता है सपोर्ट रिएक्शन से, रिलेटेड होता है, ठीक है। और इसका हम लोग फॉर्मूला भी कैसे लिखे हुए हैं, पहले स्टार्टिंग के सेशन में हमने पढ़ा हुआ था कि DSE जो होगा वो क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ जो एक्सटर्नल फोर्सेस है एट द सपोर्ट जॉइंट माइनस नंबर ऑफ इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब हम लोग DSE कैलकुलेट करते हैं तो कैसे करेंगे, सारे जो फोर्सेस हम जो जितने भी आ रहे हैं सपोर्ट्स पे वो क्या करेंगे, पहले हम लोग कैलकुलेट मीन्स जॉइंट काउंट कर लेंगे, और माइनस क्या करेंगे, माइनस करेंगे इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, तो वहां से हमको क्या मिल जाएगा, डिग्री ऑफ एक्सटर्नल स्टैटिक इनडिटरमिनेसी। तो DSE इज इक्वल टू R-3, ठीक है, या फिर इसको मैं RE भी लिख सकती हूँ, RE-3, ठीक है। यहाँ पे RE क्या है, RE क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस एट द
सपोर्ट, एट द सपोर्ट। मतलब अगर मान लो एक ऐसा मैंने फ्रेम बनाया एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या किया, फिक्स्ड, यहाँ पे बनाया हिंज, तो आर क्या हो जाएगा इस केस के लिए, इसमें आता है 3 इक्वेशन, 3 रिएक्शंस और इसमें आते हैं 2, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5, ठीक है। इसके बाद जो 3 है वो क्या है, 3 है इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कौन से केस के लिए, 2D के लिए, ठीक है, 2D के लिए। तो ये किसके लिए, 2D के लिए, ये फॉर्मूला जो है वो 2D के लिए है, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं DSI, ठीक है, DSI। तो DSI जो है वो किससे रिलेटेड होता है, DSI जो है वो इंटरनल फोर्सेस से रिलेटेड होता है, इंटरनल फोर्सेस ऑफ द मेंबर, ऑफ द मेंबर, ठीक है, ऑफ द मेंबर। ठीक है, तो DSI का फॉर्मूला क्या होगा, DSI का फॉर्मूला क्या होगा, DSI इज इक्वल टू 3C माइनस आर डैश, ठीक है, 3C माइनस आर डैश। अब यहाँ पे C क्या है, C जो है वो है नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप, नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप। आर डैश का नोटेशन शायद हम लोग को सेकंड मेथड में भी हमको आर डैश मिलता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग चेंज करके, या तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जो आर ई लिखा है, आर ई को आर ई रहने देते हैं, इसको मैं कर देती हूँ स्मॉल आर, ठीक है, स्मॉल आर कर देती हूँ, ताकि क्या कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि हम लोग सेकंड मेथड में भी ये नोटेशन यूज कर चुके हैं, ds इज इक्वल टू 3C माइनस आर डैश, है ना, वहाँ पे आर डैश अलग है और यहाँ पे आर अलग है। तो यहाँ पे C क्या है, नंबर ऑफ क्लोज लूप है, और जो स्मॉल आर है वो क्या है, नंबर ऑफ रिलीज, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शंस ऑफ क्लोज्ड लूप, ऑफ क्लोज्ड लूप। अब क्लोज्ड लूप से क्या समझ में आता है, देखो, अगर जैसे मैंने बनाया एक फ्रेम, ठीक है, एक फ्रेम बनाया और इसमें मैंने इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट रिएक्शंस लगा दिया, सपोर्ट्स बना दिया, और यहाँ पे देखना कि यहाँ पे एक क्या है, एक क्लोज्ड हमको एक लूप मिल रहा है, 1 2 3 4, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ क्लोज्ड लूप कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 4। और ये जो स्मॉल आर जो मैंने बनाया है वो क्या है, नंबर ऑफ रिलीज रिएक्शन ऑफ क्लोज्ड लूप। अगर मान लो यहाँ पे मैं एक हिंज बना देती, इंटरनल हिंज, और यहाँ पे भी एक इंटरनल हिंज है, तो इस क्लोज्ड लूप में ये क्या हो रहा है, एक इंटरनल हिंज आ रहा है, तो यहाँ पे देखना है मुझे कि यहाँ पे टोटल कितने फोर्सेस जो रिलीज हो रहे हैं, मतलब मुझे कितने एडिशनल इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होगी उसको क्या करने के लिए, फिक्स करने के लिए। तो नंबर ऑफ रिलीज जो है वो बिल्कुल x के ही इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे इसको, फिर से m-1 से ही निकालेंगे, और यहाँ पे 2-1 करेंगे तो इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो मुझे एक यहाँ पे एक ऐसा फोर्स है जो रिलीज हो चुका है और जिसके कारण ही यहाँ पे ये हिंज की तरह एक्ट कर रहा है, तो मुझे क्या करना होगा, उस चीज को रोकना होगा, ठीक है। तो रोकने के लिए ही हम लोग क्या करते हैं, एडिशनल इक्वेशन लगा रहे थे, जिसका मतलब हमने x का मतलब समझा था, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ रिलीज, तो रिलीज कितना हुआ, मतलब ये पूछ रहा है कि अगर मैं बोलूं कि एक हिंज है, ठीक है, ये एक हिंज लगा हुआ है और हिंज में मान लो कि रोटेशन जो है वो हो रहा था, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रिलीज इक्वेशंस कितने हुए, एक हुआ, क्यों, जिसके कारण ये सिर्फ रोटेट कर सकता है। तो मुझे x का मतलब क्या समझ में आएगा कि मुझे एक एडिशनल नोन इक्वेशन लगाना पड़ेगा, तब जाके वो चीज क्या होगी, फिक्स्ड होगी या रिजिड होगी। बट इस कंडीशन में ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ रिलीज कितने हैं, मतलब कितने डायरेक्शन में वो घूम सकता है, तो वो मुझे क्या बताना पड़ेगा, स्मॉल r इज इक्वल टू 1 बताना पड़ेगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, x और r की दोनों की वैल्यू सेम होगी, सेम निकलती है। कैसे निकालेंगे, m-1 के ही फॉर्मूले से इसको कैलकुलेट करना है, कुछ अलग नहीं है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ रिलीज, या फिर एडिशनल इक्वेशन, या फिर क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ रिस्ट्रेनमेंट रिक्वायर्ड,
इन सब का मतलब 1 होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे क्या होगा m-1 से ही r की वैल्यू निकलेगी। तो इसके बाद तो अगर मैं बोलूँ ds इज इक्वल टू, अगर मुझे टोटल ds निकालना होगा तो 2D के केस में निकाल रही हूँ, तो ds इज इक्वल टू, मैंने तो बता दिया क्या कि ds e प्लस ds i। तो फॉर्मूला अगर जब मैं लिखूं तो इसका क्या बताया था, आर ई माइनस 3 प्लस 3c माइनस r स्मॉल r, ठीक है। तो ये हो जाएगा ds। तो ये हमारा है फोर्थ मेथड और इसका फॉर्मूला क्या है, आर ई माइनस 3 प्लस 3c माइनस r, ठीक है, स्मॉल r। और अगर यही चीज 3 डायमेंशन के केस में समझते तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, ds इज इक्वल टू आर ई माइनस 6 प्लस 6c माइनस r, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो देखो ये सारे हमने चारों मेथड आज पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, बस हम लोग इसका एप्लीकेशन नहीं किए अभी तक, ठीक है। जो मेथड थर्ड और फोर्थ है उसका हमने अभी तक एप्लीकेशन नहीं किया है। तो आज के सेशन को यहीं तक एंड करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। और डिफरेंस भी देखेंगे कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच का, कि क्यों ज़्यादा हम लोग कंसिडर करते हैं फर्स्ट मेथड को और थर्ड और फोर्थ मेथड को इतना यूज़ क्यों नहीं करते हैं, इसका भी हमको रीज़न देखने को मिलेगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।